हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 21 देखेंगे। पार्ट 20 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो कि पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। 2018 में ये सारे सवाल पूछे गए थे, उन्हीं का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग 20 पार्ट तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 21 है। तो जितने भी पार्ट्स मैंने अब तक अपलोड किए हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने 665 MCQs ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 666 से आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु है, उसे ऊपर की ओर फेंका गया। यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी मैक्सिमम हाइट h है। बताना है आपको कि जब ये h हाइट के 3/4 पे होगा, यानी 3h/4 पे होगा, इस हाइट पे होगा, तब इसके पास होगी, यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है कि कौन अधिक होगी कौन कम होगी। देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाती है उसकी स्पीड कम होती है। उसकी जो स्पीड होती है, यानी कि जो गति होती है, वो कम होती है और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गति कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा भी कम होती है। और जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, हाइट क्या हो रहा है, हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और हाइट के कारण वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, याद रखना ऊपर फेंकी गई है वस्तु को, जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगी स्पीड में कमी आती है तो गतिज ऊर्जा लगातार घटती है। हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट जो है ऐसा आएगा जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर हो जाते हैं। वो हाइट होगा h/2, यानी टोटल हाइट जो होगा उसका हाफ, मिड पॉइंट पे जो भी टोटल हाइट होगा मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम h है तो h/2 इसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होती सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तब का है जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, अनिषेचित अंडे यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग। एग यानी फीमेल के अंदर जो ओवम होता है या फिर जो बोलते एग होता है, अंडाणु जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होगा, केवल X क्रोमोजोम होगा, एक X क्रोमोजोम होगा। फीमेल बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनमें 44 + XX ये क्रोमोजोम्स होते हैं, लेकिन जो एग होगा इसके अंदर क्या होगा, 22 + X। अगर यही मेल होता तो मेल के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनमें 44 + XY ये होता है क्रोमोजोम, लेकिन जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उसके अंदर 22 + X होता है या फिर 22 + Y होता है। तो मेल के शुक्राणु के अंदर या तो X होगा या फिर Y होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा शुक्राणु के अंदर। अगर शुक्राणु को छोड़ दो तो जितनी भी कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर सारे में 44 + XY होगा। जैसे किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। सवाल बस इतना सा ये कह रहा है यहाँ पर कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना तत्वों का वर्गीकरण दिया तो कुछ नए तत्वों के खोज के लिए भविष्यवाणी की थी। याद करो, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 3 स्थान छोड़ दिए थे, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरोन। जो 3 स्थान छोड़े थे वहां पर उन्होंने कहा था कि जो तत्व आएगा उसे बोलेंगे एका एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद एक स्थान और था एका सिलिकॉन और एक तीसरा स्थान था एका बोरोन। ये 3 स्थान उन्होंने छोड़े थे। बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी आया तो एका एल्यूमिनियम की जगह पर वहां पर आपको गैलियम मिलेगा, एका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम मिलेगा, एका बोरोन की जगह पर स्कैंडियम मिलेगा। ये तीनों आपको ध्यान में रखने होंगे और ये स्पेस छोड़ा था मेंडलीव ने, तो मेंडलीव हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नाभिक में केवल मात्र एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन के बाहर केवल एक ही शेल होगा, केवल एक ही शेल होगा यानी एक ही कोश होगा और इसमें भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। कभी पूछ दे कितने न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है।
अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश एक ही शेल है तो वही बाह्यतम कोश हो जाएगा, एक ही कोश है तो वही बाह्यतम कोश हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश में इसके एक इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है इसका। याद करो ग्रुप नंबर जो 18 एक होता है, जो हमारा ग्रुप नंबर 1 होता है उसमें जो तत्व आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इन सब में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही तो होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ग्रुप नंबर 1 के जो तत्व होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ग्रुप नंबर 1 के तत्व को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह क्षारीय मृदा धातु ग्रुप नंबर 2 के तत्व जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 2 मिलेंगे। अक्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 में आएगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 8 मिलेंगे। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 के तत्व है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 7 मिलेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं। जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, विभाज्य उत्तक होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, उसके बाद अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक और लैटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभाज्य उत्तक। ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये आपको मिलेगा, ये जो तना होता है तने के शीर्ष पे आपको मिलेगा और ये तने के शीर्ष की लंबाई को ये बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो नोड होता है, जो संधि होता है, ये संधि है, ये संधि है, तो इसके बेस पर, इसके आधार पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा संधि के आधार पर। और जो पत्तियाँ होती है, जो पत्तियाँ होती है और पत्तियों का जो आधार होता है यानी ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे मिलेगा। याद रखना है आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम संधि के पास मिलेगा और पत्ती के आधार पे मिलेगा। हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये जो पर्व संधि है, ये संधि और बीच के स्थान को हम लोग पर्व संधि बोलते हैं। तो पर्व संधि के बीच की लंबाई को बढ़ाने वाला ये उत्तक है इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद लैटरल मेरिस्टम ये चौड़ाई को बढ़ाएगा, तने के चौड़ाई को बढ़ाएगा। जैसे ये तना है, अभी इसका चौड़ाई बस इतना है, ये ये लैटरल मेरिस्टम ये तने की चौड़ाई को ऐसे बढ़ाएगा, इस प्रकार से। यानी पहले चौड़ाई बस इतनी थी, अब चौड़ाई इतनी हो जाएगी। तो चौड़ाई को बढ़ाना यह लैटरल मेरिस्टम का काम है। टावर के शीर्ष से शून्य के साथ पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। एक पत्थर को, ये एक पत्थर है, इसको छोड़ा गया, जब भी बोल दे छोड़ा गया, जैसे ही बोला छोड़ा गया तुरंत आप बोलेंगे u बराबर 0, यानी कि प्रारंभिक वेग 0। जमीन पे ये जो पत्थर है ये 4 सेकंड में पहुंचता है, टाइम 4 सेकंड है, u हमारा 0 है, g आपको लेना है 10। आपसे पूछा है ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है। गति का दूसरा समीकरण s = ut + ½ at²। यहाँ आप देखो u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। a का मान हम यहाँ पर लेंगे +g, वस्तु जब नीचे की ओर आए तो हम a का मान +g लेते हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। समय 4 सेकंड दे रखा है तो 4 × 4 हो जाएगा, तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 80 जूल हमारा आंसर आएगा। माफ़ करना, हमसे हाइट पूछा था ना, 80 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही बोल दे पत्थर को छोड़ा गया है तुरंत आप प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बल बराबर आप क्या जानते हो, बल बराबर आप जानते हो द्रव्यमान और गुने में त्वरण। द्रव्यमान आपको दे रखा है, ठीक है, त्वरण आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको 2 अलग अलग वेग दे रखे हैं। तो त्वरण बराबर होता है v - u और बट्टे में t। द्रव्यमान हमारे पास 100 kg है, जो अंतिम वेग है ये है 15, जो प्रारंभिक वेग है ये है 5 और जो समय है ये है 5। तो 100 और गुने में 10/5 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को बनाने का भी जरूरत नहीं था, आपसे बल पूछा था, आपको मालूम है आंसर न्यूटन में आएगा। न्यूटन देखो बस एक ही विकल्प में दे रखा था, ऑप्शन डी में।
बाकी इस समय नहीं होगा। यहाँ पास्कल है जो कि दाब का यूनिट है, जूल है जो कि कार्य या फिर ऊर्जा का यूनिट है, और केजी जो कि द्रव्यमान का यूनिट है। तो ये सब तो ऐसे ही कट जाता, इतना करने का जरूरत भी नहीं था, आंसर हमारा डी हो जाता। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। देखो एक गिलास में ये पानी पूरा भरा हुआ है, एक गिलास में ये पानी पूरा भरा हुआ है और इसमें देखो एक आइस क्यूब है, बर्फ का एक घन रखा हुआ है यहाँ पे। जब ये बर्फ पूरा पिघल जाएगा, जब ये पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो आपको क्या लगता है, ये जो पानी है ये गिलास से बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर छलक जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे आपको ऐसा लगेगा कि पानी छलक करके नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो पानी का लेवल है वो पहले जैसा ही रहेगा। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे, ये उस पे आधारित सवाल है, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। जब ये पूरा बर्फ पिघलेगा, जब ये पूरा बर्फ पिघलेगा तो ये बस इतना ही आयतन लेगा, यानी अभी क्या है ना कि बर्फ रखा हुआ है, इसमें इतना स्पेस में बर्फ है जो कि पहले पानी था, पहले यहाँ पर पानी था, क्यूब के आने से ये जो आइस क्यूब है, बर्फ का जो घन है, इसके आने से इतना पानी क्या हुआ यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है, इतना पानी क्या है यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुका है, वो सारा पानी जो है इधर आ चुका है। जब ये आइस क्यूब पूरा पिघल जाएगा तो बस ये वाला पार्ट जो है बढ़ जाएगा, इसके कारण जो लेवल है ये वही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है, उसकी पावर होगी शक्ति, पावर बोले तो शक्ति, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, किया गया कार्य बट्टे में समय, यानी प्रति यूनिट इकाई समय में कितना कार्य किया, या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण बट्टे में समय, यानी प्रति इकाई कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, यूनिट टाइम में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ इकाई समय में, कार्य बट्टे में समय हो गया। कभी आपसे ऊर्जा बट्टे में समय विकल्प में दे देगा, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु की गति की ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गति बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गति कम करोगे गतिज ऊर्जा घट जाएगी। जब गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तब गति बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखो आप, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, यानी आप गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे तो गति जब आप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्पीड थोड़ा बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बहुत ही बढ़ेगी। आप गति को 2 गुना करोगे गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है, यानी बढ़ के भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही गतिज आपने 2 गुनी की, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो पहले गतिज ऊर्जा 25 जूल, बाद में 25 चौके 100 जूल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल। अब ये जो सवाल है आपके सामने मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम आपके सामने आ रहा है। जल का ये मास दे रखा है, नमक का ये मास दे रखा है, बता दो सांद्रता। यहाँ पर सांद्रता बताना है आपको। क्या होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। 31 ऊपर लिखेंगे, जो विलय होता है उसका हम द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, नीचे में फिर से विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान यानी कि जल का, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके देखना 8.83% आएगा। ए हमारा राइट आंसर। ये सवाल 3rd या 4th टाइम आपके सामने है, और इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना इस तरह के सवाल कैसे बन रहा है यहाँ पे। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्षार बोले तो बेस। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, रेड लिटमस को नीला कर देता है, ये बिल्कुल सही है। जो क्षार होता है वो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, और जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। इनका स्वाद कसैला होता है। आपके एग्जाम में कसैला होता हुआ लिख कर आया था, मैंने यहाँ पर करवा भी लिख दिया। आप दोनों ध्यान में रखेंगे, इनका स्वाद कसैला या करवा होता है, सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अम्ल के लिए सही है, क्षार के लिए गलत है। डी हमारा राइट आंसर। दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल।
इसके जगह पर आप लिख सकते हो और बढ़िया से लंबवत बल, परपेंडिकुलर फोर्स। इसी के जगह पर आप लिख सकते हो प्रणोद को बोलते हैं थ्रस्ट। इसी की जगह पर आप लिख सकते हो उत्क्षेप, जो यहां पर लिखा हुआ है, उत्क्षेप को बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो थ्रस्ट हो गया या फिर अपथ्रस्ट हो गया, ये लंबवत बल होते हैं, ये लंबवत बल होते हैं। और इसी में जब हम एरिया से भाग करेंगे, क्षेत्रफल से भाग करेंगे, तो उसे हम दाब बोलेंगे। तो उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। एटीएम भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक रिलेशन है जो आप ध्यान में रखिएगा, एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल के जगह पर आप यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो। और एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। ये आप रिलेशन ध्यान में रखो, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं। निम्न में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? आघात वर्धनीय बोले तो मैलिएबल, आघात वर्धनीय बोले तो मैलिएबल। धातु को पीट पीट करके पतली चादर बनाना, धातु को पीट पीट करके पतली चादर बनाना, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जिसको पीट पीट करके उसे पतली से पतली चादर बनाई जाए। जिस धातु को पीट करके जितनी पतली चादर बनाई जा सकती है, हम बोलते हैं उस धातु की आघात वर्धनीयता उतनी ही अधिक है। इसमें हमारा आंसर गोल्ड हो जाएगा। और केवल आघात वर्धनीयता ही नहीं, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, आपसे कभी तन्यता बोल दे या फिर आघात वर्धनीयता बोल दे, सबसे अधिक किसकी होती है? आंसर आपका गोल्ड ही होगा, सोना होगा। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इस तरह से हम बोलते हैं कि सोना के पास सबसे अधिक तन्यता है, यानी कि जो गोल्ड है वो मैक्सिमम डक्टिलिटी अपने पास रखता है। सिल्वर के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? सिल्वर ये सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर है। चाहे आपसे ऊष्मा के लिए बोल दे, चाहे आपसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए बोल दे, विद्युत धारा के लिए आपको बोल दे, चाहे ऊष्मा के लिए चाहे विद्युत धारा के लिए आपसे बोल दे, ये दोनों के लिए बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, यानी सबसे अच्छा सुचालक है सिल्वर। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के 5 अवस्थाएं ढूंढे हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 कौन कौन से हैं? सॉलिड यानी कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर है और आइंस्टीन यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे है। इन दोनों ने सबसे पहले 5वीं अवस्था के बारे में बात की थी। इन्होंने प्राप्त नहीं किया, जो भारत के सत्येंद्रनाथ बोस थे उन्होंने भी इस 5वीं अवस्था को प्राप्त नहीं किया, ना ही आइंस्टीन ने प्राप्त किया, लेकिन इन दोनों ने 5वीं जो अवस्था है इसके ऊपर इन दोनों ने ही मिलकर के कैलकुलेशन किया था। सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, जो कि हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो अब तक वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं। सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होती है? कभी पूछ दे, आपका आंसर प्लाज्मा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस की ध्वनि, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति, 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति इतना दे रखा है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर आसूत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में साउंड की स्पीड ये है। बताना है इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो देखो दोनों ही गलत है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही गलत है। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं, बट दोनों में देखो पर मिनट है, यहाँ भी मीटर पर मिनट है, तो पर मिनट है तो गलत हो जाएगा। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, यानी कि कौन है? रेड संवहनीय यानी कि जो फ्लो करता है, संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कौन सा इसमें टिश्यू है जो कि लिक्विड है? तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन है आपके पास? आपके बॉडी के अंदर ब्लड है, रक्त है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर ये लाल है हीमोग्लोबिन के कारण, और ये फ्लो करता है, लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू है। इस रुधिर में प्लाज्मा कितना है? इस रुधिर में प्लाज्मा है 55%, 55%। और RBC ये है रेड ब्लड कॉर्पसल बोल दो या फिर रेड ब्लड
सेल बोल दो, ये है 44%। बाकी के जो 1% है इसमें आपका जो WBC है, वाइट ब्लड कर्पसल, एंड जो प्लेटलेट्स हैं ये दोनों आते हैं। ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी 90 से 92% तो केवल पानी है। मानवों में परिसंचरण तंत्र या फिर बोलते संवहनीय तंत्र या फिर बोलते सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? क्या आंसर देंगे आप? विलियम हार्वे। मनुष्यों के अंदर परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों के अंदर खोज की विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। जबकि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ A था, ये परिवर्तित हो गया पदार्थ B में, यानी A जो पदार्थ था वो अब B में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो A के पास जो प्रॉपर्टी है, B के पास जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों अलग अलग होंगे। यानी A की जो विशेषताएं हैं उनसे बिल्कुल अलग विशेषताएं B की होंगी। इसके साथ ही B को वापस A में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी जो परिवर्तन है इसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। जैसे कागज जलाओगे, कागज राख बन जाएगा, वापस से आप उसको कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जो दूध दही बन चुका है उसे वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। जो खाना आपके बॉडी में पच चुका है वापस से उसे आप पहले जैसा खाना नहीं बना सकते हो। ये सारी जो प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन है, और इनमें क्या होता है? रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर। तो ABC, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जैसे मान लो A ये पानी था, अब ये बन चुका है भाप। B हमारा भाप हो चुका है, वेपर हो चुका है, स्टीम हो चुका है। वापस से स्टीम से वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही आराम से। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बस अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। एक पदार्थ अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चले जाते हैं, वो वापस से पहले जैसे अवस्था में आ सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन के अंदर होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं होता है। आप ध्यान में रखिएगा, खाने का पचना, दूध का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, अंगूर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और कंबशन यानी कि दहन, जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मोमबत्ती का जलना याद रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों के ये उदाहरण है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर। बंदूक से दागी गई गोली, वहां भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। बंदूक से, गन से जो बुलेट फायर होता है वहां पर भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। अब ये जो सवाल है ये भी आपके सामने 3rd या 4th टाइम आपके सामने आ रहा है ये सवाल। जब विभवांतर इतना था तब करंट इतना फ्लो हो रहा था, अब बताओ विभवांतर इतना हो जाएगा तो करंट कितना फ्लो होगा? कैसे बनाते थे? I1 बटे में I2 बराबर V1 बटे में V2। I1 का मान 4 है, I2 का मान हमें चाहिए, V1 का मान हमें 60 दे रखा है, V2 का 165 दे रखा है, I2 हमें निकालना है। 4 इंटू में 165 डिवाइड बाई 60, यह कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, यह कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। 11 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? देखो यहाँ पर मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ गति की जगह पर वेग होना चाहिए था। हम लोग बोलते हैं वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। जब वेग में परिवर्तन ही ना हो तो त्वरण 0 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू और बटे में टी होता है। वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि जो गति है ये होता है स्पीड, अंग्रेजी में इसे स्पीड बोलते हैं, और ये अदिश राशि है। जो वेग है ये सदिश राशि है और इसके पास स्पीड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो जब हम ये बोलेंगे कि गति
एक समान है, ठीक है, गति एक समान है, गति एक समान है तो वेग भी एक समान हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वेग में परिवर्तन जो है डायरेक्शन के कारण, दिशा के कारण भी हो सकता है। भले ही गति एक समान हो, लेकिन अगर दिशा वस्तु के द्वारा बदला जा रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं गति एक समान गति है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि दिशा एक समान है, यानी एक ही दिशा में एक समान गति कर रही है, तब जाकर के हमारा ये सही हो जाता, तब गति बोलना भी ठीक होता, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि एक दिशा में, मतलब दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और गति भी एक समान है, मतलब ये दोनों ही एक समान है, मतलब वेग एक समान है। लेकिन यहाँ पर एक दिशा में लिखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर गति की जगह पर वेग लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिशा में नहीं लिखा हुआ है। एक तत्व है x, ये अपना ऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला ये है। तत्व x का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये MgCl2 है, ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, तो मैग्नीशियम का नीचे वैलेंसी लिखा होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, और क्लोरीन का वैलेंसी यहाँ पर लिखा होगा, फिर बाद में क्रिस क्रॉस करवाया गया होगा, तब जाकर के यहाँ पर Mg1 और Cl2, ये कैपिटल M होगा, Mg1 Cl2, तो हम 1 लिखते नहीं हैं, तो सिंपली हम MgCl2 बोलते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आया होगा। यहाँ भी देखो जो X2O3 है ये कैसे बना होगा, X का वैलेंसी नीचे 3 आया होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पर 2 आया होगा, फिर क्रिस क्रॉस करवाया गया होगा, तब जाकर के X2 और O3 मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 है ये X की वैलेंसी है, और ये जो 2 है ये O की वैलेंसी है, यानी ये जो X है इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी 3 वैलेंसी कौन से ग्रुप के तत्व के पास है, 3 वैलेंसी कौन से ग्रुप के तत्व के पास है, 3 वैलेंसी ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व सब हैं उनकी वैलेंसी होती है। ग्रुप नंबर 13 संयोजकता 3, ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से तत्व है, बैगन, आलू, गाजर, थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब की वैलेंसी 3। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल है वो 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा। ये हमारा मान लो मिरर है, दर्पण है, ये है अभिलंब नॉर्मल है, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, ये बात आप जानते होंगे। और प्रकाश का परिवर्तन ये क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इतनी बातें आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लो। हमें दे रखा है कि जो आपतित किरण है ये वाली और ये जो परिवर्तित किरण है, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है यह 80 डिग्री, यानी जो I है प्लस R है इस दोनों को जोड़ दो तो यह 80 डिग्री, और ये दोनों आपस में बराबर ही है, मतलब दोनों 40-40 है, तो ये भी 40 और ये भी 40। आंसर हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। इनमें से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य हैं। आवधिक कार्य है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त फलन है, ठीक है, आवर्त फलन है, किताबों में आपको मिलेगा आवर्त फलन है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु संख्या बदलने से भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। परमाणु संख्या बदलने से भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ये कहता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। देखो यहाँ पर क्या लिखा, आधुनिक आवधिक नियम। तो आवधिक की जगह पर आप क्या याद रखेंगे, आवर्त ध्यान में रखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, आप जानते हो, परमाणु संख्या के आधार पर है। मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन बाद में मोजले ने कहा कि ऐसा नहीं है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। विभवांतर V और धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम ने क्या कहा था? ओम ने ये कहा था कि V डायरेक्टली I के होता है, V डायरेक्टली I के होता है, बशर्ते कि आप जो चालक है, जो आपने चालक लिया हुआ है, उसकी भौतिक अवस्थाएं आप
चेंज ना करो। यानी जो चालक आपने लिया है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर तापमान, इन सब को नहीं बदलो। तो अगर आप विभवांतर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा था सवाल थोड़ी देर पहले कि पहला विभवांतर ये था तो करंट ये था। जैसे आपने देखा विभवांतर बढ़ाया गया, करंट भी बढ़ गया। जैसे था ना अभी एक सवाल कि जब 60 वोल्ट था तब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, जब 165 हो गया तो 11 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। तो देखो यही तो था। आप विभवांतर बढ़ाओगे करंट भी बढ़ जाएगा, या फिर करंट बढ़ाओगे विभवांतर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपने चालक लिया है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तापमान ये सब कांस्टेंट रहे, नियत रहे, उसको आप नहीं बदलेंगे। अगर आप उसको बदल दोगे तो फिर ये नियम काम नहीं करेगा। तो ये ओम का नियम है। न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है, ओम ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, पास्कल ये दाब का एसआई मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला ये एसआई मात्रक है मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? यह है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में क्या होता है? कोई प्लांट लिया, कोई प्लांट है, इसके एपेक्स वाले पार्ट से, यानी कि इसके शीर्ष वाले भाग से कुछ सेल्स को निकाल लिया जाता है, या फिर बोल दो कुछ टिश्यू को निकाल लिया जाता है, और उस टिश्यू को लैब में ले जा करके उसको फिर से उन सारे टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनको विभाजन करवा करके वहाँ पर नया प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि शीर्ष वाले भाग से ही क्यों, एपेक्स वाले पार्ट से ही क्यों, किसी और जगह से ये सेल्स क्यों नहीं निकाला जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अभी आपने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। एक एपाइकल मेरिस्टम था ना, एपाइकल मेरिस्टम में आपने क्या देखा था कि वो शीर्ष पे होता है। एपाइकल मेरिस्टम वो शीर्ष पे होता है, और विभाज्य उत्तक की खासियत होती है कि उनकी कोशिकाएं तेजी के साथ विभाजित होती रहती हैं। तो अगर ये पौधा मान लो बीमार भी हुआ, तो वो बीमारी जो है शीर्ष वाले स्थान पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो ये बीमारी जो है शीर्ष वाले स्थान तक नहीं पहुंच पाती है। भले ही पूरा प्लांट बीमार पड़ जाए, लेकिन जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो अभी भी स्वस्थ होता है। इसीलिए टिश्यू कल्चर में एपेक्स वाले पार्ट से टिश्यू को निकाला जाता है, या फिर सेल्स को निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है। यानी कि इसका खासियत है बीमार पौधे से भी एक स्वस्थ पौधा को उगाया जा सकता है, और एक ही पौधे से कई सारे पौधे को उगाया जा सकता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो। अब देखो एसिडिक, बेसिक क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय। तो ऐसे पदार्थ जो अपने स्मेल को चेंज करता है, अम्लीय माध्यम में कुछ और, क्षारीय माध्यम में कुछ और, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? ओनियन मैंने आपको बताया था, उसके बाद वेनिला मैंने आपको बताया था, और उसके बाद क्लोव बताया था। ये तीनों याद रखिएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो वैज्ञानिक बनाते हैं, अपना लैब में बनाते हैं, जैसे कि फेनोल्फथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, वो सब सिंथेटिक है। अब ये आपको दे रखा है कि ऑर्स्टेड, यहाँ पर ऑर्स्टेड होता है। ऑर्स्टेड चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, तो बताना है कौन शक्ति से संबंधित है। ये जो ऑर्स्टेड है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अभी आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, एसआई मात्रक मैंने आपको बताया टेस्ला, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को ऑर्स्टेड में भी मापा जाता है, ऑर्स्टेड वैज्ञानिक के नाम पे ऑर्स्टेड। तो ये जो ऑर्स्टेड है ये मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, और शक्ति का क्या होता है मात्रक? शक्ति का मात्रक वाट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक सवाल है कि एक कार है, राइट, एक कार है जो कि इधर की ओर चल रही है, और वायु की गति इधर की ओर है। वायु की गति इधर की ओर है। वायु जो है इस कार पे बल लगा रही है। वायु जो है इस कार पे बल लगा रही है। आपसे पूछा गया है कि वायु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो। अच्छा जीरो नहीं है, अच्छा जीरो भी है। हाँ देखो, आप जानते हो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। लेकिन ये तो तब होता है ना जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा
एक समान हो। किया गया कार्य बराबर माइनस F इंटू में S भी होता है, यानी कि ऋणात्मक कार्य। ये कब होता है? जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखो वायु के द्वारा लगाया गया बल इस डायरेक्शन में है, लेकिन कार का विस्थापन इस वाले डायरेक्शन में है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पर वायु के द्वारा? ऋणात्मक। एक डायमंड में कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। डायमंड के बारे में पूछा गया है। डायमंड में याद रखिएगा एक कार्बन परमाणु जो है अन्य चार के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य चार के साथ बॉन्ड बनाते हैं इस प्रकार से। लेकिन आपसे अगर ग्रेफाइट में पूछ दे तो ऐसा नहीं होगा। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य तीन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, मुक्त होता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट से विद्युत का चालन होता है, जबकि डायमंड से नहीं होता है। डायमंड में एक कार्बन परमाणु अन्य चार से बंधे होते हैं, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य तीन से बंधे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार अन्य कार्बन परमाणुओं से। अब देखो सेम सवाल जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था। 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल और 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की चाल। यहाँ देखो आपके एग्जाम में सवाल मीटर पर सेकंड में पूछा था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, मेरे द्वारा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड आपके एग्जाम में आया था और 1498 मीटर पर सेकंड डिस्टिल्ड वाटर में। ये दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। ए हमारा राइट आंसर। किलो वाट भी शक्ति की इकाई है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। जूल एसआई मात्रक है कार्य का और ऊर्जा का। 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ। तो अर्घ जो है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सीजीएस यूनिट है इस दोनों के लिए, कार्य और ऊर्जा के लिए। निम्न में कौन से नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस बोले तो अक्रिय गैस, यानी कि ग्रुप नंबर 18 की जो गैस है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है और इसके नीचे एक और ग्रुप नंबर परमाणु संख्या 118 वाले तत्व ऑर्गेनेशन, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी है। क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 का तत्व है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो इनर्ट गैस है, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अक्रिय गैस, नोबेल गैस पाई जाती है वो है आर्गन। आर्गन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ये हमारा पार्ट नंबर 21 था, समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 22 में। थैंक यू सो मच।